हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का वीडियो का टॉपिक माय ओन स्टोरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी होपफुली होगा। एक्चुअली इट्स लाइक अ मीन्स हिस्ट्री को मुझे देखना पड़ेगा अपनी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, एंड देन मीन्स ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहीं लिख नहीं सकता और मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे आपको बताना पड़ेगा और एक ही पल में हर चीज़, वो हर एक्सपीरियंस, वो हर मोमेंट मेरे सामने आएगा जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, मुझे नीचे खींचा, मुझे ऊपर ढकेला। तो हाँ, वन मोर थिंग गाइस कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आई सीरियसली अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि स्टोरी वाली बात है तो कब कौन सी बातें आ जाए और मुझे कौन सी बात आपके लिए ज़रूरी लगे वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था हमेशा से। मेरी हिस्ट्री इतनी बेकार है कि मैंने कभी क्लासेस में फ़र्स्ट नहीं मारा। मतलब ये कहना चाहिए मेरे पेरेंट्स का कंप्लेंट था हमेशा के लिए मेरे से कि तुम्हारे फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सभी के पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपेयर कर देते हैं, तो हमेशा कि उनका बेटा, उनकी बेटी एक्स वाई जेड वो सब फर्स्ट रैंक लाते हैं, सेकंड रैंक लाते हैं, तुम्हारी कभी कोई रैंक नहीं आती। तो मैं वैसे ही बहुत परेशान था और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पढ़ने का कभी मन नहीं करता था। पढ़ाई मेरे लिए इंटरेस्ट का टॉपिक थी ही नहीं कभी से। और मुझे खुद भी नहीं उस समय पे ये पता था, मतलब इतना रैंडमनेस थी दिमाग के अंदर, इतनी रैंडमनेस थी कि मुझे सही गलत क्या है और कुछ नहीं पता चलता था। तो यही सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होते होते पहुंच गई 6 सेम तक। तो अब आदत तो आदत है, वो क्यों बदलेगी। तो 6 सेम आया और मुझे पता चला कि अच्छा गेट करके कोई पेपर होता है। उसके पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस मुझे कुछ नहीं पता था गेट के बारे में। हाँ, मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स थे, वो जाते थे कोचिंग, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है जाओ, अच्छी बात है, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो तब तक मैं एकदम मतलब अनजान था, बच्चे की तरह था कि मुझे पता था, टीचर आके क्लास में बड़े अच्छे से बता देता था कि ये पे क्वेश्चंस आएंगे, ये पेपर में आएगा, इसको इस तरह से पढ़ लो। और 28 नंबर, हमारे यहाँ 80 मार्क्स का पेपर होता था, तो 28 नंबर पा के आ जाओ, 28 मार्क्स, और आप पास हो जाओगे। तो ऑल्दो मैंने कभी उस तरह से पढ़ाई नहीं की, मुझे पता था कि 28 नंबर इज़ नॉट, शुड नॉट बी द टारगेट, टारगेट शुड बी योर मैक्सिमम। मैं कभी 80 आउट ऑफ 80 भी नहीं बोलता था, क्योंकि वाई सेट अ लिमिट फॉर समवन कि वो उस मार्क्स को अचीव करे। वाई 80 आउट ऑफ 80, हमेशा मैक्सिमम की कोशिश करना था। तो वैसे ही कुछ कुछ सीन चलता रहा। तो जब मुझे पता चला कि गेट करके होता है कुछ पेपर और जॉब बहुत अच्छी मिलती है उससे, तो लालच आया मन में। लालच के साथ साथ सपने ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो बहुत अच्छे से सपने बन गए। मतलब पेपर नहीं दिया मैंने, अभी मैं पेपर के बारे में जानता नहीं हूँ, कुछ सपने पहले ही आ गए कि अच्छा ये होगा, फिर वो होगा, फिर इतनी सैलरी होती है, ये होता है, वाह वह सब अच्छी अच्छी चीज़, एकदम बढ़िया डे ड्रीमिंग शुरू हो गई मेरी। अब 6 सेम चला और फिर आजकल मैंने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सबका देखा है कि जो कॉलेज जा रहे हैं कि अटेंडेंस का इशू है और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वोजेक्ट होता है, वो सब का इशू है, तो उस चलते गेट की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो वो एक सीन था, तो वो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो बात 2013 की है, जब मुझे गेट में अपियर होना था और एक तरफ ये था कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो थोड़ा हमारे यहाँ एक सर थे, वो कोचिंग दिया करते थे, तो हम उनके यहाँ जाया करते थे कुछ फ्रेंड्स। तो 7 सेम से तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की और हवा भी नहीं लगी और 8 सेम आ गया और गेट का पेपर आ गया। अब चलता रहा चलता रहा, जाके गेट का पेपर दे के आए और पिट गए पूरी तरह से। 46.47 मार्क्स आए। और मार्क्स इसलिए याद हैं क्योंकि वो लोएस्ट थे, मतलब मेरी हिस्ट्री में, मेरी गेट की पेपर अपेयरिंग हिस्ट्री में वो मिनिमम थे। तो और उस टाइम तक ऐसा सीन बन गया था कि मैंने इतनी उम्मीदों के पुल बना दिए थे कि मैं ये करूँगा, मैंने घर गाड़ी तक सोच डाला था। मतलब खुशी इतनी थी कि भाई इतना पैसा मिलता है, लेवल नहीं पता था, लेकिन अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा था। क्यों? क्योंकि दिमाग को सोचने का डायरेक्शन ही नहीं पता था, कुछ भी सोच रहा था, बस ये था हाँ भाई ये पेपर दे के नौकरी लगती है, नौकरी से कुछ पैसे आते हैं, 40 50 60 हज़ार जितना भी आपको मिल रहा है, पीएससी उसमें जॉब मिल जाती है और आप जाके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो काम चलाऊ पढ़ लेता था और बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ यार, कि ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कर लूँगा। पिट गया पूरी तरह से। प्रॉब्लम ये आ गई कि इतने मार्क्स में तो कहीं एमटेक करने को भी नहीं मिलता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, जैसा मैं हूँ। तो
फंस गया मैं, ख़त्म हो गया, बर्बाद। मतलब 2 दिन 3 दिन तक सदमे में रहा, क्या हो गया ये, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो काफ़ी दुखी हुआ, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि रो 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 दिया मैं, मुझे रोना आ गया। क्या करता मैं, फिर हो गया, किस तरह से मोटिवेट किया गया मैं, फिर मैं उठा, फिर मैंने समझा कि भाई मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हो गई थी ना, वो ये कि एक तो डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास पढ़ने की, कि पढ़ें कैसे, और दूसरा ये था कि मैंने अननेसेसरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली थी जो फाइनली मेरे दुख का कारण बनी। मैंने अपने हर सपने के साथ अपने इतने इमोशंस जोड़ दिए थे जो एक्चुअली मुझे जोड़ना चाहिए था मेरी तैयारी के साथ। तो यहाँ से मामला सीरियस हो गया, मुझे नई नई चीज़ें दिखना शुरू हुई, मतलब मेरे सामने से पर्दे उठने शुरू हुए कि मैं कौन सी अंधेर नगरी में जी रहा था, दुनिया तो कहीं और ही है। जो लोग तैयारी कर रहे थे मेरे साथ में, जिनकी अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक आई, उनके तरीके मैंने तब ऑब्जर्व किए कि आखिर ही अगर ही इज़ अ टॉपर, देन वाई ही इज़ अ टॉपर। आप टॉपर को देख के बड़ा अच्छे से खुश हो लेते हैं, आप बड़ा अच्छे से उसको प्रेज़ कर लेते हैं, विश कर देते हैं। आपको करना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो टॉपर बना, क्योंकि सक्सेस, मार्क्स अच्छे लाना और ये सब चीज़ें कोई गिफ्ट में नहीं मिलती हैं किसी को, उसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत और डेडिकेशन चाहिए रहता है। तो वो एक ऐसा टाइम था हार्डली 8 और 9 मंथ्स का, कि जब 7th और 8th सेम के पेपर्स हुए मेरे, कि मुझे पता चला कि मेरे से गलतियाँ कहाँ हुई। एंड सीरियसली आई लर्नड अ लॉट। वो गलतियाँ जो एक्सपेक्ट कर ली थी मैंने अननेसेसरी चीज़ों के लिए, वो मुझे करनी चाहिए थी। उस एनर्जी को जो मैंने एक्सपेक्टेशंस और ड्रीमिंग में लगा दिया, उसे मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए था अपने पेपर के लिए। जिस टाइम मैं खुश होकर ये सोचता था कि यार मुझे ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एंड सीरियसली वोंट बिलीव, मैं 1-1 2-2 घंटे तक बढ़िया, बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। मतलब मैं लेट जाता था बिस्तर में और सोचता रहता था, कुछ भी चलता था, मतलब मैं आपसे पहले ही कहा, कुछ भी चलता था। तो और मैं ठीक ठाक था, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एवरेज, मतलब मिडिल क्लास था, तो एज सच कुछ टेंशन भी नहीं थी ज़्यादा। और उस टाइम तक इंसान बड़ा भोला सा होता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है। तो इतना तो मैं सीख लिया कि आखिर मुझसे गलतियाँ कहाँ हुई। फिर जैसे तैसे 8th सेमेस्टर आया, मतलब फाइनल सेमेस्टर्स के पेपर आए, मई का महीना था। तो तब तक इतना हैबिट हो गई थी कि मैंने जो सीखा था गेट के पेपर को बिगाड़ के, वो मैंने डाल दिया 8th सेमेस्टर के पेपर में। एंड यू वोंट बिलीव कि 3 महीने 4 महीने की ही डेडिकेटेड स्टडी से मैंने अपने कॉलेज की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स ठोके थे। 90% था मेरा उस टाइम पे कॉलेज के उसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो ये एक चीज़ ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाल दिया कि यस, वॉट एवर आई थॉट कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई की, कि हम पढ़ते हैं कोई पर्टिकुलर पेपर निकालने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए। और जब गाइस हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो हम उसके लिए जगह जगह से तरीके ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि हमें बुक्स मिले अच्छी अच्छी, हम ढूंढते हैं हमें नोट्स मिले अच्छे अच्छे, हम ढूंढते हैं कि हमें फैकल्टीज़ मिले, और अगर वो भी ना मिले तो उसके अल्टरनेटिव में हमें क्या ऑप्शन मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। भले एक सब्जेक्ट के बारे में ही, फॉर एग्जांपल हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें, उसके बारे में ही अगर हमारे अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो हम सब कुछ पढ़ डालें, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये मुझे उन 2-3 महीने में समझ में आ गया। मैंने 3-4 महीने कोशिश की, और आज तक का रिकॉर्ड है वो कोई नहीं तोड़ पाया। फिर अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, पढ़ना ऐसे है, ये होनी चाहिए पढ़ाई की, किताबें खोलो, उनसे पढ़ो, किताबों से अच्छा कुछ नहीं है। और किताबें जितनी स्टिफ हैं, जितनी रिजिड हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, उनमें लिखे हुए कंटेंट को लेके, उतना कोई नहीं है। क्लास में पढ़ा रहा एक टीचर एक पल को गलत या फिर मिस कर जाए किसी बात को, लेकिन किताबें कभी गलत या मिस नहीं करती हैं किसी चीज़ को। हो सकता है कि आपको किसी टीचर ने किसी समय पे कोई टॉपिक बताया हो, अगर आप 1 महीना 2 महीने बाद जाके उसी टीचर से उसी टॉपिक के बारे में कोई डाउट पूछें, वो हो सकता है मिस कर जाए, ह्यूमन टेंडेंसी है। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उसके दिमाग से उस दिन बताई हुई एग्जैक्ट बात याद ना हो। लेकिन बुक्स फ्रेंड्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनमें वो चीज़ हमेशा के लिए लिख दी गई हैं, और वो नहीं बदलेंगी। आपको जब डाउट होता है, आप किताबें खोलिए, आप सीखिए। तो ये तो हुआ कि मैंने 2013 या 2013 के गेट के पेपर से क्या क्या सीखा, जो एक्सपीरियंसेस हुए क्या क्या सीखा। और फ्रेंड्स एक ही इच्छा थी मन में हमेशा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको हमारे पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, जो हमें क्योंकि इंसान जब चलना शुरू करता है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस नाम की एक चीज़ होती है, वो हर
कदम पे, हर हर पल पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। फिर मैंने सोचा कि अब जब मैंने सीख ही लिया पढ़ना, तो क्यों ना जो चीज़ मैंने पिछले 3 साल 4 साल में नहीं की वो मैं अब करता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी एक वीडियो में कि हाँ, मैंने कोचिंग की थी। तो उसके लिए मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड किया, दिल्ली गया, वहाँ मैंने कोचिंग की। और फिर आई होप मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि फिर वो मार्केटिंग वगैरह का इशू हो जाता है। तो उसके चलते मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, प्लेसेस के अलावा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा कि मैंने कहाँ से कॉलेज किया, कहाँ से मैंने कोचिंग किया एंड ऑल। तो वो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट है, आपको जहाँ से आपको सही लगता है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सजेस्ट करते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं गया, कोचिंग किया। और एक चीज़ और थी फ्रेंड्स कि मैं जब कॉलेज में था तो बहुत कंफर्टेबल था। सीरियसली मैं एक इतना कंफर्टेबल सिचुएशन में था कि एक अच्छा रूम था, मेरे पास एक अपनी बाइक थी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये सब सीन के साथ था, बहुत कंफर्टेबल जोन में था मैं। तब तक मुझे वैल्यू नहीं पता चली कि आखिर मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ कहीं, कि ये जो चीज़, जो कंफर्ट है, ये मुझे अगले साल, अगले कुछ पलों में, अगले कुछ टाइम में मेरे को भारी पड़ने वाले हैं। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, सिचुएशन इस तरह से बदली कि मतलब तखत ही पलट गया। जहाँ मैं जितना पॉजिटिव में था, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा नेगेटिव में चला गया कंफर्ट को लेके। बेसिकली हुआ ये कि जहाँ मैं रहता था वहाँ वो उतनी पॉपुलेटेड जगह नहीं थी। दिल्ली को लेके आप जानते हैं कि दिल्ली क्या है। वहाँ इतनी भीड़ देख के, और सीरियसली जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस छूटती थी, 500 हज़ार बच्चों की लाइन, तो ये सब देख के थोड़ा जो बड़ा सीधा साधा बच्चा होता है बहुत परेशान हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि क्या है ये, ऐसे में कैसे चलेगा भाई, मतलब क्या करूँगा मैं आगे चल के ऐसे में। उस समय मुझसे फिर ये गलती हुई कि मैंने भीड़ को ऑब्जर्व किया। भाई वो उस दिन तो 500 बच्चे छूटे थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कितने, किसी भी ब्रांच को लेके बच्चे हैं जिनसे आपको कंपटीशन करना है, कॉम्पीट करना है, वो तो लाखों में हैं। वहाँ फिर मैंने एक थोड़ा अपने मोरल के साथ खिलवाड़ किया कि ये सोच बैठा कि यार इतने बच्चे हैं कैसे होगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ भूल गया था कि जब होना होता है, जब आपकी तैयारी होती है, तो भीड़ डजेंट मैटर, कोई क्या कर रहा है डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज़ योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस, योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। जब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं ना, माइक अल्लाह आपसे आपकी अचीवमेंट को छीन नहीं सकता। तो फिर मैं इतना परेशान हुआ, एंड थोड़ी कुछ चीज़ें मेरे साथ जो अपन मतलब बैड लक करके बोलते हैं, वो सब चीज़ें घटी। और फिर मेरे को मतलब इंसिडेंटली मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत दूर रहना पड़ा। तो आई यूज़ टू टेक मेट्रोज फॉर गोइंग टू कोचिंग क्लासेस, और मैं करीब 18-19 स्टेशन क्रॉस करता था। और उसके लिए मेरी क्लासेस सुबह 7 बजे से हुआ करती थी। मैं मॉर्निंग बैच ज्वाइन किया था। मेरी क्लासेस सुबह 7 बजे से होती थी, तो मैं 5 बजे सो के उठता था, मॉर्निंग 5 बजे। 6 बजे की मेट्रो पकड़ता था, एंड 7 AM पे शार्प मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचता था। 7:15 बजे से मुझे कोचिंग में एंट्री मिलती थी, एंड आई यूज़ टू सिट इन द क्लास, फील रिलैक्स कि ये मैं फाइनली पहुंच गया। मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे मेट्रो में खड़े खड़े, सीट बहुत ही रेयरली मिलती थी, 1 घंटे खड़े खड़े जाता था। फिर वहाँ कोचिंग करता था, कभी कोचिंग 2:30 बजे छूटती थी, कभी एक्सटेंड होके 5 बजे छूटती थी। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे ऐसा रहता था कि 5 बजे छूट रही है, आपको फिर 18-19 स्टेशन क्रॉस करके जाना है, मेट्रो चेंज करके जाना है। एंड दिल्ली इज़ दिल्ली, यू नो गाइस कैसा होता है, कैसा है। उसके बाद मैं पहुंचता था, और उस टाइम में गर्मी भी बहुत थी, मीन्स 48-49 डिग्री सेल्सियस कुछ हुआ करता था टेम्परेचर। और मेट्रो से उतर के भी मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। सो सी गाइस, मैं किस कंडीशन में था जब मैं कॉलेज कर रहा था, एंड सडनली कैसे कंडीशंस क्रिएट हो गए। मुझसे मेरी बाइक छिन गई, मुझसे अच्छा खासा रूम छिन गया। मैं रूम भी शेयरिंग में रहता था, दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है कुछ चीज़ों में, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं रूम शेयर में रहता था, मुझसे मेरा इंडिपेंडेंट सिंगल रूम छिन गया। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर कभी नहीं चलता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मोटा तगड़ा हो गया था एकदम, मैं फिर भी नहीं चलता था, मुझे चलना पसंद ही नहीं था। तो वाई वॉक व्हेन यू कैन राइड वाला किस्सा था। तो मैं हमेशा बाइक पे चलने वाला इंसान, अचानक से तखत ही पलट गई भाई। फिर हार्डली 10 दिन हुए थे कोचिंग के, और मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी चल चल के, और ये सुबह से उठना 5 बजे से, फिर भाग के कोचिंग जाना, और मतलब सीन इतना
अजीब हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे चारों तरफ चल क्या रहा है। और भीड़ देख के डिप्रेशन, मतलब हर चीज़ इतनी अति मचा दी थी कि सीरियसली वो टाइम ऐसा था जब लगता था कि दिमाग ख़राब हो जाएगा पूरा। और मैं क्यों आ गया, मेरा सवाल मुझसे हमेशा हर वक्त यही झूमता रहता था आंखों के, कि मैं यहाँ क्यों आ गया। तो फिर एक दिन ऐसे ही कुछ नहीं, छत पे खड़ा हुआ था, जहाँ रहता था मैं, जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ की छत पे खड़ा हुआ था। और वहाँ मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ क्यों आया। और सीरियसली गाइस, उस टाइम पे एक लाइन, एक स्टेटमेंट आया मेरे दिमाग पे कि आखिर मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त पे, इस जगह पे आके खड़ा हूँ, और मेरे साथ जितने बंदे पढ़ते थे उनमें से कोई भी नहीं है, या कोई है भी तो वो या तो प्लान कर रहा है या तो कहीं भी कुछ भी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लिया, कॉल सेंटर में चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। लेकिन इस जगह पे कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, खुद को और एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए और खुद को कुछ बनाने के लिए मैं ही क्यों यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई और क्यों नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड्स, वो एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हम ऊपर वाले की मेहरबानी कहते हैं, कि थैंक यू गॉड फॉर सेलेक्टिंग मी टू वर्क ऑन अ प्लेटफॉर्म, टू वर्क फॉर समथिंग। थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट स्टेडियम, दैट प्लेस, कि मैं उस जगह पे खड़ा होकर अपने आप को साबित कर सकता हूँ। हर इंसान को उस तरह की किस्मत नसीब नहीं होती है। मैं उस वक्त अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आया, मैंने ये सब चीज़ों को चारों तरफ देखा तो मैं घबरा गया। दिस वॉज माई मिस्टेक। मैं उस घबराहट के चलते ये भूल गया कि इतने दुनिया में लोग हैं, मैं ही क्यों यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर वाला है ना, वो उसी को मौका देता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि ये कुछ करेगा अगर मैं इसे मौका दूंगा तो। अगर आपको मौका मिलता है ना फ्रेंड्स कुछ कर पाने का, तो समझिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ही चूज यू टू परफॉर्म हिज विशेस। क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी पकड़ा सकता था। ही वुड हैव गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू एनीवन। वी हैव crores of population in our India. Lakhs and lakhs of engineers are being manufactured every year by number of colleges in India. But why only you at that time, at that place? बस वो एक मिनट था, और उसके नेक्स्ट मिनट मेरे दिमाग से हर प्रॉब्लम हट गई थी। मेरे लिए सुबह 5 बजे उठना वॉज नो मोर अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक टारगेट मिल गया था कि यस, अगर मैं वो इंसान हूँ जिसे ऊपर वाले ने चुन के इस जगह पे खड़ा किया, तो मैं उसे क्यों अपनी इन सब फीलिंग्स को दिखा के निराश करूँ। एंड एट दैट वेरी मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग माई सेल्फ वेरी लकी। आप ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स कि एक मिनट में क्या सीन था, अगले मिनट में क्या सीन है। सी कि उस समय पे ना आपका दिमाग ही आपको समझा देगा, बशर्ते आप अपने दिमाग को मौका दीजिए। हम अपने दिमाग के इमोशंस को, जो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, हम उनको नेगेटिविटी से इतना घेर देते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस बनना ही बंद हो जाते हैं, या फिर वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आपकी निगेटिविटी की वॉल को तोड़ सकें। फिर मेरा सुबह से शुरू होना, सुबह से भागना, 5 बजे से उठ के भागना, सब प्रॉपरली शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ एक और ड्रॉबैक आने लग गया कि मैं इतना थक जाता था आके, फिज़िकली इतना मेरे को भागा दौड़ी हो जाता था कि मैं घर में आके पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। मीन्स मेरी सिटिंग कैपेसिटी एकदम नील हो गई थी, क्योंकि खड़े खड़े जाना मेट्रो में 1 घंटे सवा घंटे, फिर खड़े खड़े आना 1 घंटे सवा घंटे, तो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक एट दैट टाइम। और गर्मी दिल्ली की तो माशाल्लाह, तो बहुत परेशान और परेशान बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि मैं आपको प्रॉब्लम्स भी फ्रेंड्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कलेक्टिवली चीज़ों को सोचते हुए चलिए कि प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, बट उनसे लड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स अपने साथ सोल्यूशन नहीं लाती हैं, सोल्यूशन यू हैव फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, यू विल हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट वन। फिर 3 महीने बाद ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को और मुझसे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई यहाँ ऐसा ऐसा कोचिंग कर रहा हूँ। उसने कहा शैल आई कम एंड जॉइन यू। मैं कहा आजा भाई। तो हमने प्लान किया कि मैं अपनी कोचिंग के काफ़ी नज़दीक जाऊँगा, जहाँ से मेरा आने जाने का रास्ता ख़त्म हो, ट्रेन मेट्रो मेरे को बंद करनी पड़े और मैं पैदल पैदल जा सकूँ, पैदल पैदल आ सकूँ, और ठीक रहेगा मेरे लिए। तो हमने प्लान करके शिफ्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम कहाँ फिर से नई शुरू हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे प्रॉब्लम वेट करती थी मेरा उनकी जगह, उनके पास पहुँचने का।
वो मैं हम दोनों रहना शुरू करे एक रूम में। उस बंदे की कोचिंग क्लासेस दूसरी थी, दूसरी दूर पड़ती थी काफ़ी, मतलब सम 2-3 किलोमीटर का फ़र्क था। तो अब उसने इशू क्रिएट करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को नहीं जम रहा है। मैंने कहा नहीं जम रहा भाई, तू जा, एज सिंपल एज पॉसिबल, जा भाई। तो ही लेफ्ट। अब उस टाइम पे हम, अब आपको भी पता होगा कि सेंटर वाले रीजन से, मतलब अगर आप कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितना आप करीब जाते हैं, रूम्स के रेट और हॉस्टल्स के रेट उतने बढ़ते जाते हैं। तो उस टाइम में हमारा वो रूम था 10-12 हज़ार कुछ का था। तो हम शेयर कर रहे थे, तो 6,000 पर हेड पड़ता था। और सडनली उसने रूम छोड़ने की बात कर दी। तो वो एक ऐसा टाइम था कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मिडिल क्लास से होना ठीक है, मेरे लिए घर वाले 8-10 हज़ार रुपये तक अफोर्ड कर रहे थे एनी हाउ, बिकॉज उन्हें भी पता था कि आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो उन्होंने हर वक्त सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है हम पैसे भेजेंगे, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनसे सब कुछ नहीं खींच सकता। और अगर सडनली आपको ही 12 हज़ार देना पड़े अपने रूम के लिए, तो आप खाने पीने का तो बढ़ा बढ़ा के आप 15-20 थाउजेंड तक पहुँच जाएंगे। तो वो 20 दिन ऐसे थे जब तक वो उसे जाना था कि मुझे भूख लगना बंद हो गई थी। मैं इतना टेंशन में चला गया, इतना टेंशन में चला गया कि पढ़ाई तो दूर, मेरे को पढ़ाई दूर दूर तक नहीं दिखती थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रहा था कि मैं सिंगल हो गया हूँ, मुझे किसी को इस रूम में लाना है, अदरवाइज़ मैं रूम खाली करना पड़ जाएगा। और वो एक मोमेंट था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उतनी दूर से एक रूम छोड़ के आया था इस जगह पे कि मुझे पास पड़ेगा। अब ये नई सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ये सितंबर का महीना था। आई रिमेंबर सम, इट्स सम अगस्त सितंबर का ही महीना था। इट वाज अबाउट टू एंड। सो उस टाइम पे इस तरह से कंडीशन क्रिएट हुई कि 20 दिन तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 20 दिन तक मैं क्लासेस में ब्लैंक बैठा रहा। मेरे ऑल टाइम मेरी आंखों के सामने पैसे, मेरे घर वाले और मेरी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन झूल रही थी। चलते चलते कुछ भी हुआ, किसी तरह से इधर उधर से पैसे वैसे अरेंज किए, आया पैसा। फिर मैंने प्लान किया कि मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीना रहना है। सितंबर वॉज अबाउट टू एंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीना मुझे यानी हाउ काटने हैं। मैंने पूरा कैलकुलेट किया कि भाई मेरा एडिशनल जो खर्चा आएगा वो कुछ 15-20 हज़ार रुपये आएगा। और उस दिन से फिर मैंने दिमाग हटाना शुरू किया कि, और एक चीज़ और समझ में आई कि अगर मैं पढ़ाई के बारे में सोचूंगा नहीं, तो ये जो 20 हज़ार जा रहे हैं ना, ये ऐसे × 10 हो जाएंगे। क्योंकि वो टाइम कभी लौट के नहीं आने वाला है। जिस टाइम अपनी पढ़ाई करनी है, अगर आप उस टाइम पे पैसे के बारे में सोचेंगे तो वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो एनी हाउ मैंने किस तरह से सोचना शुरू किया। उस टाइम में मैं ज़मीन में भी सोया करता था, क्योंकि मैं बेड, हमारा प्लान था कि हम बेड खरीदेंगे, लेकिन फिर इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैं कुछ नहीं कर पाया फिर। और इतना निराश हो गया था कि फिर ज़मीन में सोया मैं, ज़मीन में आई यूज्ड टू स्लीप। और फिर आप लिमिट देखिएगा ना कि मेरे कंफर्ट लेवल से मैं कहाँ चला गया था। और फिर दिल्ली की ठंडी आई दिसंबर में, और वो बहुत बुरा टाइम था कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। आप मतलब वहाँ का आलम ऐसा है ठंड का कि आप चेयर टेबल में बैठ के पढ़िए, आप काँपेंगे, यू विल शिवर विथ कोल्ड। सो उस टाइम में और ज़्यादा परेशान मैं कि अब इसको कैसे कंट्रोल करूँ। ऑलरेडी मेरा रेंट जा रहा था 15 से 16 हज़ार रुपये, खाना पीना सब मिला के। सो अब मैं कहा यार, अगर मैं 10 रुपये यूनिट उस टाइम में रेट था, आई डोंट नो व्हाट इज़ नाउ, तो 10 रुपये अगर यूनिट के हिसाब से मैंने बिल पे किया, वो भी रूम हीटर लगा के, तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। 3,000-4,000 से कम तो बिल आएगा ही नहीं। तो रूम हीटर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिल। तो किसी तरह से दिल्ली की ठंड झेल झेल के, ज़मीन में लेट लेट के, और उस टाइम में बहुत ही कॉमेडी वाली चीज़ें होती थी कि हम गद्दा कितना भी मोटा बिछा लें, लेकिन अगर वो सिंपल ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो ठंडी जो ठंड होती है वो गद्दे से क्रॉस होती है। आपका गद्दा उस टाइम पे परफेक्ट इंसुलेटर का काम नहीं कर पाता है। तो ऊपर से भी ठंडी लगती थी और पीठ से भी ठंडी लगती थी। और सोना पड़ता था क्योंकि सुबह 7 बजे से क्लास है। तो बस चल रहा था किस तरह से, बस कर लगा हुआ था, नहीं करना है करना है करना है करना है। ऑल टाइम सिर्फ एक सवाल था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा सवाल है। तो उस समय पे ये मेरा सवाल हुआ करता था कि इतना सब कुर्बान करके, अपना कंफर्ट लेवल सब छोड़ के, घर वालों का पैसा फंसा के, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर ये चीज़ ने घेर लिया मेरे को। अब मैं इस चीज़ को बहुत ऊपर तो नहीं जाने दिया, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत मैं कवर्ड रहता था इस चीज़ से। चारों तरफ ये मेरी रहती थी कि अगर गेट नहीं हुआ तो क्या होगा। सो चलता रहा ऐसे ही, गेम चलता रहा, हो गया काम। दिसंबर में मैं घर आ गया। अब मैं घर में मैंने बैठ के तैयारी शुरू की
कि भैया चलो 1-1.5 महीना बचा हुआ है, यहीं करते हैं। घर में होने के 2-3 फ़ायदे थे। एक मेरा वो जो 15-16 हज़ार का खर्चा था वो ख़त्म हो गया, प्रेशर डाउन हुआ। फिर खाने पीने का भी टेंशन था थोड़ा, वो भी डाउन हो गया। घर पे आ गया मैं, और घर पे हीटर भी था। तो मैंने किसी तरह से करके ये सारी प्रॉब्लम्स हटाई और मैंने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू किया। और अब एक तरफ में दिमाग में पढ़ाई चलती थी और दूसरी तरफ चलता था कि व्हाट टू डू आफ्टर गेट। गेट के बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू आफ्टर गेट, व्हाट आई विल डू आफ्टर गेट। तो ये चलता रहा। अब उस समय पे ये नहीं पता था कि ये सब सोच के करूँगा तो ज़रूर लड़खड़ाऊँगा। अब मैं पहुँचा पेपर देने पहुँचा तो दिमाग में पढ़ाई तो चली रही थी कि हाँ ये पढ़ाऊँ वो पढ़ाऊँ, ये फॉर्मूला रिकॉल करो, वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। साथ में भी चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या चलेगा। उस चक्कर में गया पेपर, मतलब पहला क्वेश्चन मैंने खोला और पहला ही क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था। मैं फिर मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा गया। मतलब मैंने तैयारी की थी, ऐसा नहीं था तैयारी मेरी कमज़ोर थी, तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय पे पहला क्वेश्चन नहीं बना तो एक झटके में मेरा गड़बड़ हो गया मामला। फिर लकीली दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बना। तीसरा क्वेश्चन मैंने ले दे के सॉल्व किया, मतलब मैंने जान लगा दी उसको सॉल्व करने में। 5 लाइन में सॉल्व हो गया था, लेकिन जान लग गई थी मेरी उसको सॉल्व करने में। और ये जान लगाने वाली रीज़न था उन 2 क्वेश्चन का प्रकोप जिन्होंने मुझे शुरू में ही मेरे कॉन्फिडेंस को ऐसी की तैसी कर दी थी। अब हो गया, ले दे के मैंने दिया पेपर, किस तरह से ख़त्म किया 3 घंटे, और मेरे 61-62 मार्क्स कुछ आए। और मतलब ज़िंदगी ने ये तो सिखाई दिया कि जब तक अगर कुछ हासिल करना है ना तो यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट लेवल। आप मेरे से मेरी बाइक छिन गई, मेरे से मेरा चलना फिरना, मतलब मैंने इतना चला था कि मेरे जो उस टाइम के जूते थे, मैंने मैंने उनके शोल की फ़ोटो भी खींची थी। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दैट, मैं डिलीट कर दिया उसे। वो सोल पूरे घिस गए थे, चिकना हो गया था पूरा सरफेस, मतलब उसको लेग पहन के मैं मून वॉक कर सकता था। तो ये कंडीशन हो गई थी मेरी चलते चलते। फिर किसी तरह से उन 62 मार्क्स के बेसिस पे मुझे एमटेक के लिए एडमिशन मिल गया, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठना चाहता था। और सभी ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं यू शुड गो फॉर एमटेक, और डिग्री है, यू विल फाइंड इट यूज़फुल आफ्टर सम टाइम। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने ज्वाइन कर लिया एमटेक। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने स्लाइड में भी इंक्लूड कर रखा है कि मीन वाइल दिस दिल्ली पीरियड मैंने जितने एग्ज़ाम दिए मैं एक में भी पास नहीं हुआ। मैंने बेल दिया, मैंने EIL दिया, मैंने MPBGCL दिया, मैंने कितने पेपर्स नहीं दिए, किसी में पास नहीं हुआ। सब में फेल, सब में फेल, सब में फेल। इतना फेल हो गया था कि मतलब लग रहा था ये क्या है मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन ये था कि यहाँ आया हूँ, मैंने कुछ पैसे फंसाए हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे, और जहाँ रह रहा हूँ उसके नाम पे, तो वसूल के जाना है। और वसूलेंगे कैसे, किसी से छीन के नहीं, कुछ सीख के। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किताब खोलो उसी से पढ़ो। टीचर का नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम पे, किताब खोलो पढ़ो, जाके उल्टा डाउट पूछो। कभी डाउट पूछने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई, हमने अपना पैसा दिया है उन्हें, हमारा हक है उनसे डाउट पूछना, उनका हक है हमें हमारा डाउट क्लियर करना। तो ये सब चलता रहा, कुछ भी नहीं निकला, जाके मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया। और फ्रेंड्स एमटेक में एज सच, क्योंकि कॉलेज में मैंने पढ़ाई था तो मुझे फाइनल सेम तक समझ में आ गया था बीटेक में कि आखिर पढ़ना कैसे है। तो मैंने उस सोच पे ही पढ़ना कैसे करके निकाल दिया मैंने एमटेक के 1 साल को। और साथ ही साथ उस 1 साल में मैं रूम पे बैठ के सेल्फ स्टडी करता था, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं। एंड यू वोंट बिलीव गाइस कि वो एक ऐसा टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड इटरेटिंग माई सेल्फ। मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंसेस को एक साथ क्लब आउट किया, एक एक चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज किया कि आखिर कहाँ गलती हुई। मैं पेपर देने गया तो मुझे क्या महसूस हुआ, मैं पेपर दे के आया तो मुझे क्या महसूस हुआ। मीनवाइल ये जो मैंने बेल के पेपर दिए, EIL का पेपर दिया, उनमें क्या चीज़ें ऐसी थी जो मैंने गेट के लिए प्रिपेयर की थी और क्या नहीं की थी। जैसे कि हमारा जो इसका एप्टीट्यूड और दूसरा क्वेश्चंस का सिलेबस होता है, उस पर मैंने ध्यान दिया कि आखिर ये सब भी कवर करने की लायक चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब ES में फिर काम आती हैं। तो ऑल्दो अब तो ES का सिलेबस बदल चुका है। तो ऐसा चलता रहा। फिर मैंने जब ये पढ़ाई की, मैंने हर चीज़ को कलेक्ट किया और मैंने एक मेथड निकाला, और उस मेथड को सबसे पहले खुद पे ही टेस्ट किया। जो मैंने आपको बताया कि 3 साइकिल्स में पेपर को सॉल्व करना चाहिए, ये मैंने सुना भी, सीखा भी और करके भी देखा। इट हेल्प मी। फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स एक चीज़ और थी कि जब मैं एमटेक कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं चलता था कि नहीं होगा तो क्या होगा। और एक्चुअली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ इंसान के दिमाग के लिए कितनी बुरी है।
अगर हम ऑल टाइम ये सोचते बैठेंगे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम ये कब सोचेंगे कि इस चीज़ को करना कैसे है। हमारे पास दिमाग एक ही है, वी हैव टू स्टडी यूजिंग दैट, वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम यूजिंग दैट सिंगल ब्रेन ओनली। हमारे पास 10 सिर नहीं कि हम एक से ये काम करेंगे, दूसरे से ये काम करेंगे, तीसरे से ये काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को किस डायरेक्शन में किस काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे अचानक से ही समझ में आ गया कि ये सब सोच के कुछ मतलब नहीं है, ये सबसे कुछ नहीं होगा। और मैंने एक लाइन भी बहुत पहले कही थी कि वो चीज़ के बारे में सोचो जो आपके कंट्रोल में है। जिस चीज़ को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिजल्ट। यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिजल्ट, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ योर अटेम्प्टिंग ऑफ पेपर। आप उसे सही से सही अटेम्प्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आज आप अपने आज को सही करो, डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होगा। हम फ्यूचर को लेके बैठेंगे तो हम फ्यूचर को लेके बैठ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो हम अपने आज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। समझिएगा इस बात को। जिस चीज़ के लिए हमें आज डेडिकेशन देना है, हम वो डेडिकेशन दूसरी चीज़ के लिए दे रहे हैं जो भी आना है हमारे ज़िंदगी में, जो हमारा फ्यूचर है। हम ये भूल जाते हैं उस वक्त कि आज हम अगर अपना प्रेजेंट सही नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर इज़ डिपेंडिंग टोटली ऑन अवर प्रेजेंट। तो जो हमें नहीं करना चाहिए, जो लिस्ट है पूरी हमें नहीं करने की, हम वो तो कर रहे हैं बैठ बैठ के, और जो करना चाहिए वो हमें पता ही नहीं है। तो इतना मुझे समझ में आया है कि वो करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। वो दिन ऐसा था जब मेरे नए रूल्स आ गए, पूरे नई स्ट्रेटजी फॉर्म हो गई कि भाई ऐसे करना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये रहा सिलेबस, इससे टैली करो, इससे आने वाले क्वेश्चंस को लगाओ, अनसॉल्व प्रैक्टिस करो, नोट्स को पढ़ो, वीडियोस रेफ़र करो जो भी नेट में अवेलेबल है, NPTEL एंड ऑल। आई रिकमेंड टू ऑल की बहुत अच्छी वीडियोस रहते हैं, ऑल्दो थोड़े बोरिंग रहते हैं, लेकिन कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है वो। इफ़ यू वांट कि आप किसी ऐसे फैकल्टी के वीडियो को देखें जो रिलायबल है, तो वो एक ये है। और फिर चलता रहा और मैंने एटीट्यूड बदल दिया। वॉट एटीट्यूड चेंज आई गॉट, आई फ्रेम फॉर माई सेल्फ वॉज कि मुझे कुछ करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए पढ़ना है। पढ़ने के लिए पढ़ना इन द सेंस कि मुझे कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। मैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रैक्टिकली हैपनिंग प्रोसेस को देख के उसके पीछे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फ्रेम आउट करके लिख दूँ दीवार में, वो करने के लिए पढ़ना है। किसी भी प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली प्रूव करके उसके ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को प्रूव कर दूं, मुझे उसके लिए पढ़ना है। जिस दिन मैंने ये चीज़ सोची, उस दिन से मूवी का कलर ही बदल गया। मेरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म कलरफुल फिल्म बन गई। मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। वरना मैं सीरियसली यही हमेशा, मैंने वीडियो के भी शुरू में कहा था कि मुझे पढ़ाई कभी पसंद ही नहीं थी। ये सब करने के बाद, ये सब सोचने के बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड जब मैं पढ़ाई करता था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑल्दो मेरी मेहनत थी, मैंने मेहनत भी की, मैंने हार्डवर्क से कभी पीछे नहीं हटा। एंड मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही कहता आया हूँ कि हार्डवर्क और टाइम मैनेजमेंट ही सक्सेसफुल होने का एकमात्र ज़रिया है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आपने जो तय किया है आपको वो पाना है, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आए कहीं से, किसी दुनिया से, आपको कोई मंत्र फूंक दे आपके कान में, नहीं है पॉसिबल। ये सोचिए भी नहीं सपने में, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। तो मैंने तैयारी जारी रखी, चलता रहा, एमटेक क्लियर किया, ओवर हुआ, कर लिया एमटेक भी ठीक ठाक। उसके बाद गेट में अपेयर हुआ, अच्छे से नंबर आए, इंटरव्यू कॉल्स आए। और फिर सीरियसली फ्रेंड्स, वो टाइम ऐसा था ना जब व्हेन आई वाज फुल विथ माय एक्सपीरियंसेस, मेरे पास मेरे अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस थे, मेरी तैयारी थी। और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं ये नहीं कह रहा था कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यूज़ में गया, मैं एकदम चिल मार के इंटरव्यू दिया। मैं ऐसे दिया, मैं मुस्कुरा के इंटरव्यू दिया, मैं हंस के इंटरव्यू में आया। सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैं नर्वस नहीं हुआ। मैंने खुद पे रिसर्च की, मैंने सोचा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि इसे दूर कैसे करना है। ये देख के कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, आप बैठ जाइए और टेंशन में आ जाइए कि
कैसे ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे ही साथ क्यों होता है, यही है वही है, छोड़िए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसी एनर्जी को, उसी सोच को आप इस चीज़ में लगाइए कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा, आपकी बुद्धि उस तरह से काम करेगी, एंड यू विल गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम वेरी इजीली। इट्स वेरी इजी। हमसे क्या नहीं होता है, सोचना। हम सोचते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में। एंड समिंग अप द होल 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, फिर मैंने निकाला, NPCI निकाला, इसरो निकाला, IUCL निकाला, सब निकलते गए, और पता नहीं चला कब ये निकल गए। ऑनेस्टली गाइस, पता नहीं चला ये कब निकल गए, क्योंकि इनके बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया था कि मुझे फ़ला फ़ला एग्ज़ाम निकालना है, फ़ला फ़ला ऑर्गेनाइजेशन को निकालना है, फ़ला फ़ला NPCI। कुछ नहीं सोचा मैंने सिर्फ पढ़ा। पढ़ाई का रास्ता ऐसा ना फ्रेंड्स, जो कि जिसका अंत आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलने के लिए चल रहे हो ना, उस रास्ते पे चले जा रहे हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे वो चाहिए। आप माइलस्टोन्स को मत देखिए, आप सिर्फ रास्ते पे ध्यान दीजिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं ना, यू आर प्रैक्टिसिंग द राइट थिंग। उसके बाद ये सारी चीज़ें, आपकी जॉब, करियर, जो भी आपने डिज़ायर, आपकी जो भी डिज़ायर्ड चीज़ें हैं, आपको उठती चली जाएंगी, आपकी टोकरी में आती चली जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। एंड व्हेन फ्रेंड्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस चीज़ का कि हाँ अब मैंने ग्रिप बना ली है कॉन्सेप्ट पे, अब मुझे कुछ भी हो जाए, वो नहीं जाता है फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने एक लाइन और लिखी है कि उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरे सिर पे लग गया था, और कुछ एक्सीडेंट इस तरह से था कि मुझे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक चक्कर आते रहे। मतलब आई वॉज लाइक, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मैं कुछ भी खाता था तो वॉमिटिंग होती थी, मैं बहुत बुरी कंडीशन में चला गया था। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ उस टाइम में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, कि आप, अब मेरी आंखें नहीं खुलती थी। लेकिन किस तरह से 1 महीना लगा मुझे रिकवर होने में, मैं फिर से खड़ा हुआ, और मैं जाके BDL दिया। और यू वोंट बिलीव कि जब तैयारी होती है, जब कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर से, तो हर चीज़ निकलती है। मेरा BDL भी निकला, और BDL जैसे 2-3 और एग्ज़ाम मैंने दिए, तब तक मैं जॉब में आ गया था, तो फिर मेरा इंटरेस्ट हट गया था पेपर ऊपर देने से। लेकिन फ्रेंड्स, जो नेट रिज़ल्ट कंक्लूजन निकला, वो ये निकला कि एक्सपीरियंसेस और लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही हैं ना, उन्हें जब तक आप अपने पॉजिटिविटी, और या फिर ऐसा कहूँ कि जब तक आप अपनी हर तरह की एक्सपीरियंस को अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए स्टोर नहीं करेंगे ना, तब तक फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ क्या घट रहा है। एक बार आपने हर एक्सपीरियंस को, हर बात को, हर चीज़ को अपने अंदर एक इंस्पिरेशन के रूप में डाल लिया ना, कि मेरे साथ ये घटना घटी तो मैंने उससे क्या सीखा। प्रॉब्लम्स सबके साथ होती है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने आपको बताया, आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी। और प्रॉब्लम होना ही सक्सेस पाने के रास्ते की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि अच्छी चीज़ों में, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जब तक मेरे को कुछ हासिल नहीं करना था, जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होना था, तब तक मैं बड़ा अच्छे से था, बड़े अच्छे रूम में रहता था, गाड़ी घोड़ा सब था मेरे पास। लेकिन जब मैं अपना नाम बनाने निकला, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए निकला, तब मुझे किस किस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, वो भी मैंने आपको बताया। एंड सीरियसली, ये सारी चीज़ें ही एक सिंबल थी, एक साइन थी उस चीज़ का कि समथिंग गुड हैज़ टू हैपन। बोलते हैं ना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। सो एक्चुअली दैट हैपेंड विथ मी। हमें क्या कोशिश करनी है आज भी, हमेशा भी, किसी भी प्रॉब्लम से पहले, किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे, कि खुद की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे वेस्ट नहीं होने देना है। जो नेगेटिविटी है, जो एक्सीडेंट्स हैं हमारे साथ हो रहे हैं, उनको हमारी पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव एटीट्यूड पे हावी नहीं होने देना है। समय है वो एक ना एक दिन निकल ही जाता है, और उसके बाद जो पहली किरण आती है ना लाइफ में, वो आपको अपने आप को दिखाती है कि सी, फाइनली आप आ गए उस लेवल पे। और जब आपका हार्ड वर्क, जब आपके सारे एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ लाइन अप हो के आपको सपोर्ट करेंगे ना पीछे से, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया है। हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे 1 घंटे का हो, लेकिन 3 साल तक मैंने जो फेस किया, जो मैंने देखा, सीखा, वो ये था। और इतना सीखने में ना, जो हालत ख़राब हुई थी मैं ही जानता हूँ। गर्मी से लेके, ठंड से लेके, मतलब मैंने क्या नहीं देखा उस टाइम पे।
हर चीज़ झेला, फाइनेंशियल, मेंटल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, हर चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन बस एक अंदर से था कि करना है, करना है, करते रहना है, आज नहीं तो कल बनना है, लेकिन बनना है। समय बीतता गया तो मैं अपने सपनों को भी बड़ा करता गया। तब तक मैं एक पीएसयू में जाने के लिए सोचता था, अब मुझे और बड़ा चाहिए। थोड़ा टाइम और बीता, मैंने वो हासिल नहीं कर पाया तो मुझे और बड़ा चाहिए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उस टाइम के वर्सेस मैं कितना पाऊँगा। और उन दोनों चीज़ों के बीच में कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई वांट टू बिकम के बीच में मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे हार्डवर्क ने पूरा रोल कर दिया। मेरे ड्रीम को कम ट्रू इन्हीं चीज़ों ने बना दिया। जब तक आपसे कोई चीज़ नहीं बन जाती आप छोड़िए मत उसे, क्योंकि बनने के लिए बनी है, और आपसे नहीं बन रही है इसका मतलब कहीं तो कमी है। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपने उस कमी को पा लिया, जिस दिन आप उस कमी को समझ गए ना, उस दिन चुटकियों में सब चीज़ होगा। आप वो सेचुरेशन लेवल पा चुके होंगे जिसके बाद आपका हर पेपर निकलेगा, हर इंटरव्यू निकलेगा, हर चीज़ निकलेगी, और आप उस दिन अपने पास्ट को लेके रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, टू माई स्टोरी गाइज। थैंक्स अ लॉट।